नमस्कार, आप सभी का स्वागत मनी मंत्र में। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। मनी मंत्र में हर सप्ताह आपके लिए लाते हैं हम अलग अलग विषय, बताते हैं आपको किस तरीके से कहाँ निवेश करना आपके लिए बेहतर रहेगा। आज खासतौर से हम बात करेंगे एक खास ग्रुप की। जी हाँ, सीनियर सिटीजन्स की बात करें, वरिष्ठ नागरिकों की अगर बात की जाए, क्योंकि अगर आप 60 की उम्र के आसपास हैं या रिटायर हो चुके हैं, 60 से ज़्यादा की उम्र है, आपके पास भी कई ऐसे विकल्प हैं जिसके ज़रिए आपका जो निवेश है बेहतर हो सकता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपका इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है, क्या किस तरह के विकल्प हैं, ये सारी जानकारी आज आपको मनी मंत्र में हम देंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। जी हाँ, सीनियर सिटीजन्स के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान क्या हो सकता है। अक्सर जो वरिष्ठ नागरिक हैं, बुजुर्ग हैं, वो इस बारे में ज़रूर सोचते हैं कि क्या हमारे पास सब विकल्प बचते हैं। और उससे पहले कई तरह के जो सवाल हैं वो उनके जहन में आते हैं। उन तमाम सवालों के जवाब हम यहाँ आज देने की कोशिश करेंगे मनी मंत्र के ज़रिए। लेकिन सबसे पहले इन्वेस्टमेंट प्लान की जब हम बात करते हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए, जब हम इस प्लान को करते हैं तो किस तरह के सवाल देखिए जहन में आते हैं। इसमें है पहला, सीनियर सिटीजन के लिए क्या है निवेश के विकल्प हमारे पास। जब हम इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो विकल्प हमारे पास क्या हो सकते हैं, ये पहला सवाल हमारे जहन में आता है। जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनके ये किस तरह के ऑप्शन हमारे पास हैं। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं लोगों को लगता है सिर्फ गिने चुने ऑप्शन है। इसके साथ ही हाई रिटर्न के साथ और किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम सभी सोचते हैं कि हमें बेहतर रिटर्न मिले, लेकिन इसके अलावा कई और ऐसी बातें जिनका ध्यान रखना होगा। और सही निवेश के साथ क्यों ज़रूरी है फंड मैनेजमेंट। जी हाँ, निवेश तो आपने कर दिया, लेकिन यहाँ पे जो फंड मैनेजमेंट है वो बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो इन सवालों के जवाब आपको देंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरह के विकल्प जो हैं वो सीनियर सिटीजन्स के पास हैं जब निवेश की हम बात कर रहे हैं, यानी जब वो अपना इन्वेस्टमेंट प्लान की ओर सोचते हैं तो क्या क्या विकल्प हो सकते हैं। कई ऐसे विकल्प हैं जिसके बारे में जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उस तरफ उतना ध्यान नहीं देते। वो तमाम विकल्प जो हैं वो आपको यहाँ सिलसिलेवार तरीके से मैं बता देता हूँ। देखिए, पहले बात आती है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की, SCSS, यानी इसके तहत अगर बात की जाए तो कई सारे फायदे जो हैं वो सीनियर सिटीजन्स को मिलते हैं। वहीं पोस्ट ऑफिस मंथली इन्वेस्टमेंट स्कीम भी है, यानी आप डाकघर में भी जाकर अपना जो अकाउंट है वो खुलवा सकते हैं, यहाँ भी आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। और उसके साथ साथ पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF, जो कि एक सरल और सुरक्षित काफ़ी माध्यम माना जाता है जब हम निवेश की बात कर रहे हैं। साथ ही हम देखते हैं कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो फिक्स डिपॉजिट पर काफ़ी भरोसा रखते हैं, काफ़ी विश्वसनीय उनको लगता है, और अधिकतर एक पहली पसंद के तौर पर FD को देखा जाता है। और साथ ही कुछ ऐसे वरिष्ठ नागरिक भी हैं जो कि नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत यानी NPS के तहत जो बचत है वो करते हैं, जो निवेश है वो करते हैं। यानी एक ये मंशा जो है वो यही होती है कि 60 की उम्र के बाद लगातार एक जो राशि है, निश्चित राशि है, वो हमें मिलती रहे। और उसके लिए अलग अलग विकल्प हैं, लेकिन ये जो राशि है क्या ये बढ़ भी सकती है, कैसे इस पर हमको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, ये तमाम जानकारी आपको आज हम देंगे। और इसके लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं। आपको बता दें हमारे साथ पंकज मटपाल जी जुड़ चुके हैं, MD ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड से। बहुत बहुत स्वागत आपका पंकज जी मनी मंत्र में। जी नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, आपने बुलाया मुझे शो पर। जी, पंकज जी, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, क्योंकि अक्सर हम बात करते हैं कि जब हम 30 वर्ष के हों, 40 वर्ष के हों, क्या हमारे पास ऑप्शन रहते हैं। लेकिन जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, फिर चाहे वो अभी रिटायर होने वाले हों या रिटायर हो चुके हों, उनको अक्सर हम देखते हैं कि वो भी इस दुविधा में रहते हैं कि हमारे पास क्या विकल्प हैं, हम कैसे इन्वेस्टमेंट प्लान करें। सबसे पहला सवाल यही, क्यों ज़रूरी है सीनियर सिटीजन्स के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान? बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जब आप यंग एज में होते हैं तो बहुत टाइम होता है, आप पैसा अर्न करते हैं, बचाते हैं, ज़रूरतें पूरी करते हैं। लेकिन जब रिटायरमेंट के आस-पास होते हैं, रिटायर हो चुके होते हैं, तब उसके बाद क्योंकि एक्टिव इनकम जो होती है, वो रुक जाती है, अक्सर। तो ऐसे में जो पैसा आपने ऑलरेडी इकट्ठा किया हुआ है, उससे आपने खर्च भी चलाना है और ये कोशिश करनी है कि वो लंबे समय तक चल सके। तो ऐसे में जो विकल्प उपलब्ध हैं, जैसे अभी आपने ज़िक्र किया शुरुआत में शो के कि जी। सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम है या फिर एफडी है हुँ। या पोस्ट ऑफिस में दूसरी स्कीम्स हैं। जी। बट बात ये है कि स्कीम का पॉपुलर होना एक चीज़ है, हुँ। लेकिन आज की तारीख में अगर हम देखें, अगर आपको ये देखना है कि पैसा लंबे समय तक चले, जी। तो आपको बहुत तरह से मतलब प्रॉपर तरीके से अपना एसेट एलोकेशन करना पड़ेगा, अलग-अलग जगह पे निवेश करना पड़ेगा। तो जी। मैं कई स्कीम की चर्चा करूँगा, जैसे-जैसे आप मुझे पूछते जाएँगे। जी।
बिल्कुल, और खास तौर से पंकज जी, क्योंकि जब हम एसेट एलोकेशन की बात करते हैं और उसके साथ साथ कई ऐसे महत्वपूर्ण पहलू हैं। सबसे पहले अगर हम जब बात करते हैं जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, जिसके तहत हमने देखा कैसे उनको ना सिर्फ अगर जो लाभ है वो लगातार मिलता है, एक सुरक्षित माध्यम जो है इसको माना जाता है। बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, जैसा मैंने कहा कि आपके पोर्टफ़ोलियो में अलग-अलग एसेट क्लास की ज़रूरत होती है। जैसे मैंने कहा एसेट एलोकेशन क्यों जी। होती है? क्योंकि लिक्विडिटी बहुत ज़रूरी है कि आपको पैसा जो है जब ज़रूरत पड़े तब मिल सके। दूसरी बात ये है कि आपका पैसा सुरक्षित रहे। हम्म। तीसरा ये है कि जो महँगाई है, जी। उसे मात दे सके टैक्स पे करने के बाद, क्योंकि हमें मालूम है कि हर इन्वेस्टमेंट पर टैक्स भी एप्लीकेबल होता है। जी। तो टैक्स चुकाने के बाद जो महँगाई दर है उसे मात दे सके। तो जो आपने जिक्र किया सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, ये बेहतरीन स्कीम है। बेहतरीन स्कीम इसके लिए है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। आप इसे सरकारी बैंक से, कुछ सिलेक्टेड प्राइवेट बैंक से और पोस्ट ऑफिस से ले सकते हैं। जी। और वर्तमान में इसमें जो ब्याज दर है वो 8.20% पर एनम है, डिवाइडेड बाय 4, यानी कि साल में हर क्वार्टर के एंड में आपको इंटरेस्ट जो है आपके अकाउंट में आ जाता है। जी। तो इसलिए क्योंकि 8.20% दिखे तो इस तरह के जो विकल्प हैं उनके मुकाबले बेहतरीन है। और रिस्क बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, तो यहाँ पर आपको पैसा डूबने का कोई रिस्क है नहीं। तो मेरे हिसाब से सीनियर सिटीजन को बिल्कुल सोचना चाहिए। और जी। वर्तमान में क्योंकि लिमिट जो बना दी गई है 30 लाख रुपए तक एक व्यक्ति अपने नाम पर इन्वेस्ट कर सकता है। हस्बैंड वाइफ यदि दोनों ही सीनियर सिटीजन हैं तो 30-30 लाख रुपए दोनों अकाउंट में डिपॉजिट किए जा सकते हैं। जी। तो कुल मिलाकर अगर परिवार में दोनों व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक हो तो 60 लाख रुपए तक इस स्कीम में निवेश किए जा सकते हैं। जी। तो अच्छी स्कीम है, बिल्कुल सुरक्षा के लिहाज से, और जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी काफी अट्रैक्टिव है। जी, लेकिन इसके तहत जब एक फंड की हम बात करें अगर पंकज जी, तो कुल कितना फंड एक हम औसतन मान के चल सकते हैं? देखिए, मैंने जैसे कहा लिमिट जो है वो 30 लाख रुपए की है। 30 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जी। अकाउंट में। लेकिन अब करना कितना ही निर्भर करेगा, क्योंकि अगर किसी के पास छोटा पैसा है, मान लीजिए 50 लाख ही है, तो मैं नहीं कहूंगा कि पूरा 30 लाख आप इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि और भी बहुत सारे विकल्प हैं जिनकी आपको जरूरत है। जी। 8.20% वैसे तो अच्छा है आज की तारीख में, बट हुँ। क्योंकि जो अवधि है स्कीम की वो सिर्फ 5 साल की है। जी। 5 साल के बाद 3 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। हुँ। जब एक्सटेंड करेंगे उस वक्त जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो मिलेगा। तो जी। हो सकता है कि भविष्य में जब आगे चलकर इंटरेस्ट कम हो जाए, तो इसके लिए इसके साथ साथ आपको दूसरे विकल्प देखने चाहिए जहां पर हुँ। थोड़ा ब्याज ज्यादा मिल सके। जी। थोड़ा हो सकता है कि जोखिम ज्यादा भी हो, लेकिन समझ के अगर निवेश करें तो बिल्कुल। बहुत सारे विकल्प और निकल कर आ सकते हैं। जी, और इन्हीं विकल्प में पंकज जी हम देखते हैं जो खास तौर से एफडी की भी अगर बात की जाए, क्योंकि सबसे सरल और सुरक्षित एक माध्यम जो है कहीं ना कहीं वरिष्ठ नागरिक हों या दूसरे लोग हों वो एफडी को काफ़ी सुरक्षित मानते हैं और एक इजी प्रोसेस भी उनको लगता है। उसके तहत अगर देखा जाए तो जो बैंक है जाहिर तौर पर अलग अलग आकर्षक ब्याज दर जो हैं वो भी उनको देते हैं। बिल्कुल, एफडी वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत जरूरी है, अच्छी चीज है। इसलिए अच्छी है क्योंकि एक तो ये है कि कभी भी आप चाहें तो जनरली अगर बैंक में एफडी है और बीच में जरूरत पड़ जाए पैसे की तो आप निकाल सकते हैं, जबकि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से बीच में पैसा निकालना मुश्किल है। कम से कम पहले साल में तो आप विड्रॉ खरीद सकते हैं। एक साल के बाद जी। करेंगे तो उस पर भी आपकी 2% पेनल्टी लगती है। पर एफडी जी। में क्या होता है कि जो आपको पहले तो आप मतलब सोच के करें, 2 साल 5 साल जितना करना है, पर अगर मजबूरी है निकालना पड़े पैसा, जी। एफडी ब्रेक हो जाती है, तो इसके लिए अच्छी है। जी। दूसरी बात ये है कि अगर आप अच्छे बैंक में कर रहे हैं, चाहे सरकारी बैंक हो या बड़े प्राइवेट बैंक्स हो, हम्म। तो आपको ज़्यादा चिंता भी नहीं है। जी। ऊपर से 5 लाख रुपए तक का डिपॉजिट किसी भी आपके बैंक में, इवन कोऑपरेटिव बैंक में भी हम्म। आपका इंश्योर्ड होता है। जी। तो इसलिए ये भी एक अच्छी बात है। जी। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर कहूँगा कि सीनियर सिटीज़न को वैसे तो 0.5% एक्स्ट्रा ब्याज मिलता ही है हम्म। कंपेयर टू जो बाकी लोगों को मिलता है। पर कई बार लालच में कुछ छोटे बैंक्स में एफडी कर लेते हैं सीनियर जी। सिटीजन्स, वो अवॉइड करना चाहिए। ये आप काफ़ी चाहे महत्वपूर्ण, थोड़ा-सा आधा परसेंट ये कम ही जो मिल रहा हो, जी, बट जो अच्छे लालच है बैंक के उससे लिए ज़रूर एफडी। बचना चाहिए। और पंकज जी एक ईमेल हमारे पास आया है नरेंद्र जी का, वो बता रहे हैं कि उनकी जो आयु है 58 वर्ष है और कुछ समय बाद उनका रिटायरमेंट होगा। वो जानना चाह रहे हैं कि जो खासतौर से सरकारी क्षेत्र की बात की जाए, निजी क्षेत्र की बात की जाए, कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं जिसका लाभ उनको मिल सकता है, टैक्स बेनिफिट जो है उनको मिल सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आप बात करें कि निवेश पर टैक्स ले, 2 तरह से टैक्स होता है। एक होता है डिडक्शन, कि आप जब निवेश करते हैं तो टैक्स में छूट मिलती है। हम्म। इसको अभी आप भूल जाइए। मैं क्यों बोल रहा हूँ भूल जाइए? क्योंकि जो न्यू टैक्स रिजीम अभी आई है, जी। आप देखेंगे तो न्यू टैक्स रिजीम के तहत आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। जी। अब
जबकि अगर आपका डिडक्शन बहुत ज्यादा है तब बात अलग है, अदरवाइज नॉर्मली न्यू टैक्स रिजिम बेटर है। जब न्यू टैक्स रिजिम में आईटीआर फाइल करेंगे तो आप चाहे वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हो या 5 साल की एफडी हो, कोई भी निवेश का विकल्प हो, जी। उसका लाभ आप नहीं ले पाएंगे। तो हम्म। इसके लिए न्यू टैक्स रिजिम के बारे में ही सोचिए और ये भूल जाइए कि निवेश पर आपको टैक्स छूट मिलेगी। जी। बट बात यह है कि जो निवेश पर इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है, क्या वो टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? तो चाहे आप सिटीजन सेविंग में करें, एफडी में करें, आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में करें, कहीं भी करें, जी। आपका जो इंटरेस्ट आता है वो टैक्सेबल होता है। जी। पीपीएफ का इंटरेस्ट टैक्स फ्री है। बाकी अमूमन सभी चीजों में जहां जो रिटर्न आता है वो टैक्सेबल होता है। जी। लेकिन एक बात ध्यान देनी चाहिए कि सैलरीड के लिए और पेंशनर के लिए स्पेशली 12,75,000 रुपीज तक की इनकम एक साल में टैक्स फ्री हो जाएगी इस साल की हम बात करें तो। जी, मतलब यानी एक बड़ा लाभ वैसे ही मिल जाएगा। एग्जैक्टली, तो वहां तक तो आपको मतलब अगर इनकम उससे ऊपर नहीं है तो जी। आप टैक्स पे ही नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे कितने लोग हैं जो सीनियर सिटीजन हैं, उनकी इनकम साल में 12 लाख के ऊपर है। तो मेरे हिसाब से टैक्स के बारे में ना सोचकर ये सोचे कि पैसा सेफ रहे, रिटर्न आपको सही मिले और टाइम पे पैसा आपके हाथ में आ जाए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो सवाल आपका था कहाँ विकल्प है, एक तो देखिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में तो खैर 60 साल की उम्र कम से कम होती है तभी निवेश कर सकते हैं। उससे पहले यदि आपने वीआरएस लिया हुआ है उस केस में किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए 2 महीने के अंदर आपको निवेश करना होगा। जी। पैसा जो आया है उसमें से करना, तो कुछ पैसा किया जा सकता है अगर आप 58 में रिटायर हो रहे हैं। लेकिन उसके अलावा जो दूसरे विकल्प हैं उसके अंदर मैं कहूंगा कि थोड़ा एफडी में निवेश कीजिए, वो बहुत ही अच्छा विकल्प है। उसके अलावा आपको थोड़ा पैसा जो म्यूचुअल फंड्स में कम जोखिम वाली स्कीम है वहां पर निवेश करना चाहिए और वहां पर एसडब्ल्यूपी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान का बेनिफिट लेना चाहिए। और एफडी म्यूचुअल फंड्स में करके एसडब्ल्यूपी करना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करना, ये बेहतरीन विकल्प है और थोड़ा पैसा एफडी में होना चाहिए। बाकी कहीं पर भी आप देखेंगे अगर जैसे पोस्ट ऑफिस में एमआईएस भी अच्छी स्कीम है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आजकल काफी कम हो गया है, 7.40%। बिल्कुल, लेकिन इस स्कीम के साथ पंकज जी अगर देखा जाए, जैसे आपने कहा कि हमें एसेट एलोकेशन जो है उस तरफ ध्यान देना चाहिए, लेकिन जो वरिष्ठ नागरिक हैं, हमारे सीनियर सिटीजन हैं, उनको लगता है कि एक सुरक्षित माध्यम जो है हमें उसी राह पर आगे बढ़ना चाहिए। और जैसे आपने जिक्र किया कि सैलरीड और पेंशनर्स दोनों में जाहिर तौर पर काफ़ी अंतर नज़र आता है, दोनों के अलग अलग जो उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं, अलग हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों के लिए जब इन्वेस्टमेंट प्लान को हम देखते हैं उसमें किस तरह का बड़ा अंतर आपको नजर आता है? बिल्कुल, देखिए यंग है तो आप रिस्क ले सकते हैं क्योंकि समय होता है आपके पास। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हुआ तो आप अभी अर्न कर रहे हैं, आप और बचाएंगे। या फिर जैसे हम बात करें स्टॉक मार्केट में आपने म्यूचुअल फंड के जरिए भी निवेश किया, बाजार नीचे आ गया तो ऊपर भी जाएगा, ये बात तय है। लेकिन यंग है तो टाइम है आपके पास, आप सीनियर सिटीजन हैं, ऑलरेडी उस पैसे पर निर्भर कर रहे हैं, तो ऐसा जोखिम आप नहीं ले पाएंगे। और मुकुल जी एक बात जरूर कहूंगा कि फिर भी देखिए, भले मैं कह रहा हूँ कि आपको ओल्ड एज में रिस्क कम लेना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर थोड़ा बहुत रिस्क आपको लेना पड़ेगा। उसकी वजह क्या है कि अगर आपने सोचा सिर्फ सेफ्टी के बारे में और आपका पैसा खत्म हो गया कुछ सालों में, तब क्या करेंगे आप? तो अगर आपको महंगाई को मात देना है तो ऐसे में थोड़ा बहुत आप प्लानिंग कीजिए कि अपने पूरे निवेश का 15-20% आप कुछ म्यूचुअल फंड्स में निवेश कीजिए, बाकी आप एफडी में कीजिए, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कीजिए। थोड़ा बहुत जोखिम लेना जरूरी बिल्कुल। और पंकज जी, कैसे इसकी जो शुरुआत है हमारे सीनियर सिटीजन्स कर सकते हैं? जो आपने यहाँ उदाहरण दिया है कि म्यूचुअल फंड की तरफ भी थोड़ा सा उनको देखना चाहिए, भले ही 10 से 20% का वो मार्जिन इसमें रख के चलें, इसके बारे में भी आके आपसे मैं जानकारी लूंगा। लेकिन फिलहाल मनी मंत्र में हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल, वहीं बड़ी खबरों की संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच। देखिए मिड डे प्राइम सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे। स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात, देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ कैसे हो रोग के लक्षणों की पहचान। यदि आप हैं किसी रोग से परेशान, फोन और ईमेल के माध्यम से पूछें अपना सवाल, विशेषज्ञों से मिलेगा सही समाधान। देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ
सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं मनी मंत्र, जिसमें लगातार हम बात कर रहे हैं सीनियर सिटीजन्स को लेकर, उनके लिए क्या इन्वेस्टमेंट प्लान हो सकता है। और ब्रेक पे जाने से पहले पंकज भटपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने बताया कि किस तरीके के विकल्प हैं। ना सिर्फ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की हम बात करें, पोस्ट ऑफिस मंथली इन्वेस्टमेंट स्कीम की बात की जाए, FD की बात करें, RD की बात करें, PPF है, ये तमाम विकल्प हैं। लेकिन इसके साथ साथ पंकज जी, जैसा आपने कहा कि उस निवेश को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि रिटायरमेंट के तौर पर जब हम देखते हैं, ग्रेजुइटी की बात की जाए, एक मुश्त राशि जो है वो जब सीनियर सिटीज़न के पास आती है, वहाँ पे एक विकल्प उनके सामने होता है। और अक्सर हम देखते हैं या तो वो FD की तरफ जाते हैं, लेकिन जो आपने विकल्प यहाँ सुझाया है कि म्यूचुअल फंड की तरफ जाएं, कैसे जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो इसकी शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि इक्विटी भी है, डेट भी है, कितना कितना प्रतिशत आपको लगता है दोनों तरफ जाना चाहिए? बिल्कुल, देखिए बात ये है कि जैसा आपने कहा FD है, सुरक्षित है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म में पैसा चलाना है, इसलिए हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड की। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि जी। म्यूचुअल फंड ही एक विकल्प है, लेकिन जी। थोड़ा बहुत आपको उसमें कंसिडर करना चाहिए। हम्म। आप म्यूचुअल फंड्स में, क्योंकि बहुत सारी चॉइसेस हैं, कुछ स्कीम ऐसी होती है कि जहां पर पूरा पैसा आपका जाता है शेयर मार्केट में, कुछ स्कीम ऐसी होती है जिसका पैसा आपका जाता है FD जैसी ही चीजों में, जैसे कि बॉन्ड्स, डिबेंचर, जो FD की तरह काम करते हैं। कुछ ऐसी स्कीम होती है जिसका पैसा थोड़ा इक्विटी में, शेयर मार्केट में, और थोड़ा बॉन्ड्स, डिबेंचर्स यानी कि FD जैसी चीजों में निवेश होता है। तो मेरा कहना यह है कि सीनियर सिटीजन्स को बहुत ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है और लेना नहीं जी। चाहिए। लेकिन जो ऐसी स्कीम है जहां पर थोड़ा पैसा इक्विटी में है, थोड़ा आपका डेट में है, थोड़ा गोल्ड में है, इस तरह की स्कीम होती है, उसका चुनाव करना चाहिए। और ऐसे में जैसे कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड एक कैटेगरी है जहां पर एक शेयर मार्केट में पूरे पैसे का 15 से 25% ही निवेश होता है। जी। बाकी का जो पैसा है वो आपका आपका जो FD जैसे विकल्प है उनमें निवेश होता है, तो इसको आप देख सकते हैं। जी। उसके अलावा एक कैटेगरी होती है बैलेंस एडवांटेज फंड या डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड। इस कैटेगरी में भी आपका इक्विटी और डेट दोनों में निवेश होता है, इसमें आप कर सकते हैं। एक कैटेगरी होती है जी। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जहां पर आपका निवेश थोड़ा गोल्ड में, थोड़ा डेट में, इक्विटी में होता है, इसमें आप निवेश करें। तो मान लीजिए आपने अलग अलग कैटेगरी की 3 स्कीम चुन ली, उसमें पैसा निवेश कर लिया, और फिर वहां से क्योंकि आपको चलाना है खर्चा महीने जी। का, तो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान जी। आप ले लें। यानी कि जो पैसा निवेश किया है आप तय कर लें कि हर महीना उसमें से कितना निकालना है। यानी पैसा SIP आप के साथ SWP की भी हम बात अगर करें तो वो कारगर सिद्ध हो सकती है। पंकज जी, मुकेश जी का एक और ईमेल हमारे पास आया है और वो बता रहे हैं कि करीब 7 साल से वो NPS में अपना जो योगदान है वो दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर Tier 1, Tier 2 की अगर खास तौर से बात की जाए, कैसे इसमें फ़िलहाल वो Tier 1 के तहत अगर उसमें योगदान दे रहे हैं, कैसे वो उसमें खास तौर से माइग्रेट कर सकते हैं Tier 2 की तरफ भी? देखिए, टियर 1 जो है वो पेंशन अकाउंट है, टियर 2 जो है वो सेविंग्स अकाउंट। जी। आप टियर 1 से टियर 2 में नहीं जा सकते, टियर 2 से टियर 1 में जा सकते हैं। जी। तो टियर 1 का जो पैसा है वो आपके काम आएगा पेंशन के। हम्म। 60 इयर्स की एज होगी तो उसके बाद विकल्प है आपके पास कि आप 60% जो टोटल पैसा बनेगा उसका 60% आप एक मुश्त विड्रॉ कर सकते हैं, और वो टैक्स फ्री भी होगा। जी। बाकी का जो 40% है उसमें से उसकी मिलेगी आपको पेंशन। और पेंशन कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी। जी। तो आपके पास बहुत सारे विकल्प मिलेंगे जहां पैसा ट्रांसफर करना होगा, और हम्म। इंश्योरेंस कंपनी से आपको उस पर पेंशन मिल जाएगी, पर आप टियर 1 से टियर 2 में पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते। जी, बिल्कुल। और ख़ास तौर से क्योंकि यहाँ पे क्या माना जाए, क्योंकि एक जब निवेश की हम बात करते हैं, कई विशेषज्ञों का मानना ये भी होता है पंकज जी कि जब हम NPS की बात कर रहे हैं तो उसको निवेश के तौर पर हम नहीं देख सकते, क्योंकि उसके ज़रिए आवश्यकता हमारी पूरी हो रही हैं। और आने वाले समय में किस तरह का निवेश जो है, हमें एक अगर कभी बड़ी रकम हमें चाहिए, हमारा जो वित्तीय उद्देश्य है अगर इस तरह का है, तब हमें और भी जो विकल्प हैं उनकी तरफ देखना चाहिए, उनमें भी इन्वेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल, आपकी बात से सहमत हूँ। देखिए, कोई भी निवेश का विकल्प हो, आप कभी भी एक ही चीज़ पर निर्भर नहीं रह सकते। तो एनपीएस की बात की जाए तो एनपीएस में, क्योंकि तो पैसा मार्केट में इन्वेस्ट होता है और जी। मार्केट लिंक है, तो लॉन्ग टर्म में आप यहाँ पर बेहतर रिटर्न्स की उम्मीद रख सकते हैं। हम्म। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पैसा लॉक हो जाता है आपका और बीच में लिक्विडिटी नहीं है, जी। तो थोड़ा पैसा सिर्फ रिटायरमेंट के हिसाब से आप उसमें रख सकते हैं, बट बाकी बीच की जरूरतों के लिए, इवन रिटायरमेंट के लिए भी, उसके अलावा दूसरे विकल्प जो है उनमें भी आपको निवेश बिल्कुल करना चाहिए। जी।
और ख़ासतौर से निवेश के तौर पर अगर बात की जाए यहाँ पंकज जी, तो अक्सर हम देखते हैं जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनका विश्वास जो सरकार की योजनाएं हैं उन पर रहता है। एलआईसी की अगर बात की जाए उसके अलग अलग प्लान ज़ाहिर तौर पर हम देखते हैं, लेकिन यहाँ पे साथ ही एक जो उम्मीद है वो रहती है हाई रिटर्न की भी। और जैसा आपने कहा कि अक्सर कुछ ऐसे छोटे बैंक हैं जिसमें लोग एक बड़ी अमाउंट जो है वो निवेश कर देते हैं और बाद में उनको नुकसान भी उठाना पड़ता है। ऐसे में जब निवेश करने जा रहे हैं तो और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जब अलग अलग प्लान को देखते हैं तो? बिल्कुल। देखिए पहले 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, लिक्विडिटी, सेफ्टी एंड रिटर्न। ये तीनों चीज़ें देखनी है आपको कि सेफ्टी कितनी है पैसे की, ऐसा ना हो कि रिटर्न तो बात की बात है, पैसा रिटर्न भी ना मिल पाए। हम्म। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। रिटर्न्स कितना मिल रहा है, कम से कम महँगाई दर जो है उसको तो मात दे सके, कम से कम ये प्लान करें और पैसा आपका लिक्विड हो, यानी कि जब ज़रूरत हो निकल सके, लॉक ना हो जाए। जी। और आपने जो इंश्योरेंस की बात की, मैं कहूँगा कि इंश्योरेंस कंपनी में आप एक तो लेते हैं कि मुझे कुछ हो गया तो उस केस में मेरी फैमिली को कोई फाइनेंशियल हेल्प मिल जाए, तो हम्म। सीनियर सिटीजन को तो जरूरत है नहीं उस चीज के लिए। तो सीनियर सिटीजन क्या लेते हैं, पेंशन प्लान। जी। आप इंश्योरेंस कंपनी का पेंशन प्लान मेरे हिसाब से ना लें। उसकी वजह क्या होती है, उसके ऊपर जो रिटर्न मिलता है बहुत कम होता है। हम्म। दूसरी बात ये होती है कि 5.5-6% का रिटर्न मिलता है, वो फिक्स रहेगा। तो यदि जी। आपने मान लीजिए 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए और उसके ऊपर आपको जो भी पैसा मिल रहा है, मान लीजिए 3 लाख साल के मिल रहे हैं, तो हमेशा 3 लाख ही मिलेंगे। अब ऐसे जी। में होगा कि आज से 5 साल बाद, 10 साल के बाद पैसे की वैल्यू कम होती जाएगी। 6% की महंगाई दर पर भी 12 साल में आपके पैसे की वैल्यू आधी हो जाती है। जी। तो भविष्य में ना पैसा आप निकाल पाएंगे जो जमा कर दिया, और हम्म। ना ही जो पेंशन मिल रही है उससे आपका घर चलेगा। तो हम्म। इसके लिए, इसके बजाय आप दूसरे जो विकल्प हैं जहां पर आपके पास चॉइस है, या बदलाव कर सकते हैं, दूसरे विकल्प में जा सकते हैं, रिटर्न थोड़ा बेहतर मिलता है, रिटर्न टाइम के साथ बढ़ते हैं, जी। ऐसे विकल्प चुनिए। ये जो पेंशन प्लान इंश्योरेंस कंपनीज के हैं, ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा सही से काम नहीं कर पाएंगे भविष्य में, जी। क्योंकि महंगाई दर को मात नहीं दे पाएंगे और इनमें जो पेंशन है वो बढ़ेगी नहीं आपके साथ। जी, बिल्कुल। लेकिन ऐसे में पंकज जी जो मार्जिन की हम अगर बात करें, प्रतिशत को अगर खास तौर से देखा जाए, कितना आपको लगता है रखना चाहिए? क्योंकि जो स्थिर विकल्प हैं, जो कि सुनिश्चित एक हमें निश्चित ब्याज दर जो है जिनके ज़रिए मिल रही है, और साथ ही जब हम मार्केट को देखते हैं, बाज़ार को देखते हैं, उतार-चढ़ाव की स्थिति है, तो कितना एक प्रोपोर्शन जो है हमें निवेश करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें सीधे तौर पर म्यूचुअल फंड्स की, क्योंकि डायरेक्ट शेयर्स की बात तो करूंगा ही नहीं कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। जी। पर म्यूचुअल फंड के जरिए आप ऐसे फंड्स में जा रहे हो तो अपने पोर्टफोलियो का 20% तक आप रख सकते हैं। तो क्योंकि मैंने जो स्कीम, जो कैटेगरी सुझाव दिया जी। आपको, वो पूरे शेयर मार्केट वाली है भी नहीं। तो हुँ। ऐसे में 20% तक तो आप उनमें निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं, अगर डिपेंड करेगा वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल। जी। बाकी ये है कि कम से कम आप 10-15% एफडी में रखिए, हुँ। जो कभी भी निकल सके आपका पैसा, ऐसे करके। फिर कुछ पैसा आपका सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में होना चाहिए, जहाँ हुँ। पे भले ही लॉक हो जाता है, लेकिन आपको एक गवर्नमेंट का वहां पर सपोर्ट है, इस जी। तरह से निवेश करना चाहिए। उसके अलावा कुछ दूसरे विकल्प भी होते हैं, जैसे एमआईएस की आपने बात की, वो भी कंसिडर किया जा सकता है। हुँ। आरबीआई बॉन्ड्स हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं। फिर थोड़ा पैसा आप अगर थोड़ा किसी से मदद लेके, एक्सपर्ट की, तो सरकारी बॉन्ड्स होते हैं। जी। सरकारी बॉन्ड्स में आपको थोड़ा सा रिटर्न जो है एफडी के मुकाबले बेहतर मिल सकता है। तो अच्छे कॉर्पोरेट के, नहीं तो कम से कम सरकारी कंपनी के कुछ बॉन्ड्स के बारे में भी आप सोच सकते हैं। ऐसे डिवाइड करके आप पैसे को निवेश करें। जी, तो यानी सेविंग स्कीम से लेके सेविंग बॉन्ड तक हमारे पास अलग-अलग विकल्प हैं, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमें जो निवेश का एक प्रोपोर्शन है, जो अलग-अलग मार्जिन है हमारा, उसको हमें अलग-अलग रखना चाहिए, जिससे आने वाले समय में आपको बेहतर रिटर्न जो है वो मिल सकता है। और ऐसे में एक आखिरी सवाल और आपसे पंकज जी मैं यहाँ जानना चाहूँगा, जब हम बात करते हैं, क्योंकि इस उम्र में जाके यानी 60 से ऊपर की जब हम बात कर रहे हैं, तो क्या एकमुश्त या जो एक मासिक राशि है वो हमें तय कर लेनी चाहिए? क्योंकि निवेश तो है, लेकिन उसके साथ साथ हमें एक निश्चित राशि जो है वो हमें मिलती रहे, इस पर भी ध्यान देना होगा। ये बहुत ही जरूरी है कि आप ये डिसाइड करें आपके घर का खर्च कितना है, जी। कितना आपको हर महीने लगेगा। हुँ। लेकिन इसमें एक बात जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ये सवाल बहुत बार आता है कि मेरा तो भी खर्च 50,000 रुपए का है, तो ऐसा प्लान बना लेते हैं कि हर साल 50,000 मिलता रहे। जी। तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा, समय के साथ महंगाई बढ़ेगी, आपका खर्च अगर आपका 50,000 रुपए है, हुँ। तो वो कल 50,000 नहीं रहेगा, अगले साल वो बढ़ेगा, उससे अगले साल जी। बढ़ेगा। तो जो भी प्लान करें वो शुरुआत में कम विड्रॉ करें, ताकि पैसा लंबे समय तक चल सके। हुँ। और आपका हर साल कम से कम 5%, 6% से वो पैसा बढ़ता रहे। मतलब इस साल 50,000 विड्रॉ कर रहे हैं, जी। अगले साल आपको 50,000 नहीं, बल्कि 52-53,000 मिलना चाहिए, उसके हिसाब 55,000 मिलना चाहिए। जी। इस तरह की प्लानिंग आपको
करनी है। चलिए बिल्कुल, और हमारे जो दर्शक हैं वो भी यही उम्मीद कर रहे होंगे कि उनकी भी जो निश्चित राशि है वो भी लगातार इसी तरीके से बढ़ सके। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंकज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने मनी मंत्र में किस तरीके से जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनके पास अलग अलग विकल्प हैं निवेश के। आवश्यकता है कि तमाम विकल्पों को आप जाने, जागरूक रहें और उसके बाद एक अलग अलग प्रोपोर्शन जो है यानी उसकी जो निश्चित मात्रा है वो लेके आप एसेट एलोकेशन जो है वो करें, जिसके चलते आपको बेहतर रिटर्न मिल सकता है और आपकी निवेश की जो राशि है वो पूरी तरीके से सुरक्षित रह सकती है। तो फिलहाल आज के लिए मनी मंत्र में बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को अनुमति। नमस्कार।